दोस्तों नमस्कार। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा संविधान क्या है, संविधान के क्या कार्य हैं और लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का टॉपिक है कि इस संविधान का विकास कैसे हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। तो आप सबको पता है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। जब अंग्रेज इधर आए 1600 ईस्वी में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम। ये भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए, लेकिन भारत के साथ व्यापार करते करते ये भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी और इसके बावजूद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारे देश पे अपना कंट्रोल करना चालू कर दिया। तो उसी के देखते हुए जो ब्रिटेन था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चीजें हैं वो काफी बढ़ने लगी और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगे, तो ब्रिटेन की सरकार ने उसको रेगुलेट करने के लिए कई नियम बनाए। तो हम दोस्तों आज देखेंगे कैसे कैसे जो हमारा संविधान है, जिससे आज हम सारे कानून, जितने भी कानून बनते हैं संविधान, क्योंकि संविधान हमारा आधारभूत है, प्राथमिक है, इसी से सारे कानून बनाए गए। वो एक तरह से बुक है, एक बुक जिसमें इस तरह के नियम हैं जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो उस संविधान को बनाने के लिए हमारे विद्वानों ने जो भी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में जो चीजें हुई, जो अच्छी चीजें हुई, उनको ग्रहण किया। बहुत से देशों में जैसे जैसे वहां पे उनके शासन को चलाया जाता है, और देशों में, बाहर के देशों में जैसे उनका शासन चलाया जाता है, वहां पे कैसे शासन चलाया जाता है, वहां से कुछ चीजें ग्रहण की और एक संविधान जैसा बहुमूल्य बुक कह सकते हैं, किताब कह सकते हैं, देश को चलाने के लिए रखा। 26 नवंबर 1949 को एक तरह से पारित हुआ और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का एक मुख्य कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे कैसे हमने जो पीछे चीजें हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश ताज के अधीन, ये हम आगे बताएंगे, ब्रिटिश ताज के अधीन कैसे कैसे हमारे संविधान का विकास हुआ और हमने क्या क्या चीजें उससे अडॉप्ट की, ये आज हम देख लेंगे। चलो देखते हैं। कंपनी का शासन, कंपनी का शासन मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध किया, बक्सर का युद्ध किया, तो ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको भी चिंता होने लगी कि इसके कंपनी के इतना आगे नहीं निकल जाए कि इससे उनके देश को कोई खतरा पैदा हो जाए। तो उन्होंने कंपनी को विनियमित करने के लिए कुछ कानून बनाए, जो हम धीरे धीरे आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, पहला जो कानून अगर हम देखें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बनाया गया। इसमें क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया। कह सकते हैं कि एक क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ बंगाल का गवर्नर जनरल। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। सहायता के लिए 4 सदस्य थे उसमें, कार्यकारी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया, जो इस बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करती। पहले जो गवर्नर जनरल हुए वो वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो वारेन हेस्टिंग्स बने, और इनकी सहायता के लिए जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनी थी, उसमें जो सदस्य थे वो थे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवे। ज्यादातर क्या होता है, प्री में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप ध्यान रख सकते हो वारेन हेस्टिंग्स, और उनके सदस्य के रूप में कौन कौन थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवे।
फिर आगे मद्रास और बंबई के गवर्नर को इनके अधीन रखा गया। तो मद्रास और बंबई क्षेत्र भी कंपनी के अधीन आ गए थे। तो उनके जो गवर्नर थे उनको ये जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनके अधीन कर दिया गया। और 1774 में इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और उस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो सर एलिजा एम्पे बनाए गए थे। सर एलिजा एम्पे। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे जो 1774 में गठित हुआ था कैलकाटा में, तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। काफी इंपोर्टेंट है ये, कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट से हमने अपने संविधान में किन चीजों का समावेश किया। अगर हम ये चीज देखें तो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सलाह एवं सहायता, फॉर एडवाइस एंड हेल्प, प्रेसिडेंट की एडवाइस और हेल्प के लिए एक मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो राष्ट्रपति की सहायता करेगी। ये चीजें ली हमने यहां से। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय जैसे कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। एंड सुप्रीम कोर्ट, आज का हम सुप्रीम कोर्ट देखते हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ भारत देश में, जो हमें फेयर जस्टिस प्रदान करता है। निष्पक्ष न्याय के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का गठन। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट लेके आया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ। पिट्स का मतलब है उस समय, इसलिए इसका नाम दिया गया, उस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट थे, तो उनके नाम पे इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट दे दिया। इसमें राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, यानी कि जो राजनीतिक और जो व्यापारिक जो भी कार्य थे उनको अलग कर दिया गया, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक कार्यों पर फोकस कर सके। जो राजनीतिक मामलों का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट था राजनीतिक कार्यों का, उसको एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। ये इसके अंदर इंपोर्टेंट 2 चीजें थी, एक तो राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण, दूसरा राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रक बोर्ड का गठन। इस एक्ट में से हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ इस तरह की विशेष चीजें नहीं ली। नेक्स्ट आया 1786 का एक्ट। इसमें विशेष परिस्थितियों में निर्णय को निरस्त करने और लागू करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई, और दूसरा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। विशेष परिस्थितियों में अगर कोई निर्णय लागू करना है या उसको निरस्त करना है, खत्म करना है, तो एक तो ये शक्ति और एक प्रधान सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। और ये दोनों शक्तियों से ही लेने वाले जो पहले बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने इन 2 शक्तियों का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट बस इसलिए लेके आया गया था कि जो कंपनी के अधिकार हैं उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, बस इसका यही यूज था। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट काफी इंपोर्टेंट है और काफी एग्जाम में प्री में कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर आ भी जाता है। इसमें क्या हुआ था, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था कि गवर्नमेंट जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारतीयों की शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी, तो ये प्रावधान किया गया था। दूसरा, कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये क्या किया गया, जब ये चार्टर इस चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी का जो व्यापार है, जो उसका अधिकार था व्यापार पर, उसको समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब है कि और भी कंपनियां व्यापार कर सकती थी। तो इससे हम अगर देखें तो भारतीय संविधान में एक पॉइंट हो गया कि जैसे
आर्टिकल 301 है, उसमें क्या है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक अपना व्यापार कर सकती है। तो ये एक चीज थी जो हमारे संविधान में ली गई, आर्टिकल 301। आर्टिकल 301 पे हम इस पॉइंट का प्रभाव देख सकते हैं। उसमें वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति देश में स्वतंत्रता पूर्वक अपना व्यापार और ट्रेड, जो भी ट्रेड है वो कर सकता है। लेकिन ये जो अधिकार है, ये चीन के साथ वो कंपनी व्यापार कर सकती थी, और चाय पर भी उसके अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। चाय पर भी वो व्यापार कर सकती थी। नेक्स्ट देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति हुए वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये संपूर्ण भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और क्या हुआ, इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां नियुक्त कर दी गई। जो संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया उसके अंतर्गत नागरिक और सैन्य शक्तियां नियुक्त कर दी गई। तीसरा क्या हुआ, धारा 87 के तहत धर्म, मूलवंश और जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये इस एक्ट की एक बहुत अच्छी चीज थी कि धारा 87 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की। एक कानूनी सदस्य को भी नियुक्त किया गया गवर्नर जनरल की परिषद में। और पहले जो कानूनी सदस्य जो बने वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में कि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में रखी थी और वो क्या क्या प्रोसेस था उसके बारे में हम जानेंगे। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार देती थी। पूरे भारत के लिए वो कानून बना सकती थी। अब हम देखें कि हमारा जो आज का जो प्रेजेंट संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमने इसमें से ऐसी कौन सी चीजें ग्रहण की ली। तो अगर देखा जाए, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई। अगर आज भी देखें तो जो आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 वो कहता है कि कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। निहित होंगी कहने का मतलब यह है कि all executive powers shall be vested in president, vested shall be vested in president। और अगर देखा जाए धारा 87 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये इस एक्ट की महत्वपूर्ण चीज थी। तो अगर देखें तो हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका जो आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 भी यही कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। अभी हमने 1833 के चार्टर एक्ट में संपूर्ण भारत के जो गवर्नर जनरल बनाए गए वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाए गए। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो जितने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त हैं वो इसको जरूर ध्यान रखें। कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति हुई थी लॉर्ड मैकाले, इसको भी काफी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट जो एक्ट था वो था 1853 का चार्टर एक्ट।
1853 के चार्टर एक्ट में विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग किया गया, यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर से अलग कर दी गई। नेक्स्ट, विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं हम, ऐसे ही विधि निर्माण हेतु उस समय भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जो सिविल सेवक हैं, जैसे आज यूपीएससी आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आज खुली प्रतियोगिता के तहत सिविल सेवकों की भर्ती करता है। तो ये प्रावधान हमने संविधान में इस एक्ट से अगर देखें तो इस एक्ट का प्रभाव उस चीज पर पड़ता है। सभी प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल की अनुमति। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे पहले संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद में जो 1853 के जो गवर्नर जनरल हुए उनको ये अनुमति दी गई कि वो सभी प्रस्तावों पर जो है उनकी अनुमति होगी तभी वो कानून लागू हो सकते हैं। जैसे आज के संदर्भ में देखा जाए संविधान में, तो एक आर्टिकल है 111 वो क्या कहता है कि कोई भी बिल है, एनी बिल बिकम्स लॉ, एनी बिल passed by the parliament, any bill passed by the parliament becomes law after approval of president, तो ये इस एक्ट का जो प्रभाव है हमारे संविधान पे दिखता है आर्टिकल 111 में, सॉरी, आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा हमारा अपर सदन है, जब कोई भी बिल लाया जाता है, जब इन दोनों से पास होके जाता है तो वो बिल तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देते हैं, अन्यथा वो बिल कानून नहीं बन सकता। आगे देखते हैं, कंपनी के शासन के अधीन क्या क्या सुधार किए गए, कौन कौन से एक्ट लेके आए गए, उनसे हमारे भारतीय संविधान को बनाने में हमारे विद्वानों ने क्या क्या ग्रहण किया, अभी तक हमने वो देखा। अगर इसके सार के रूप में देखा जाए तो जो एक्ट थे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया गया था, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी, एक बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस बनाए गए थे जिनके अधीन मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को रखा गया था। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, ये विलियम पिट थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री, इसलिए इसको हम पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया, पिट्स इंडिया एक्ट इसको इसलिए बोला गया। नेक्स्ट फिर 1786 का चार्टर एक्ट आया। 1786 के चार्टर एक्ट में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस उसको प्रधान सेनापति बनाया गया। कई चीजें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय वो थे गवर्नर जनरल थे। 1793 में कंपनी के जो अधिकार हैं उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। याद करने के तौर पे देख सकते हो कि 1793 से 1813 20 वर्ष, फिर यहां से 20 वर्ष, फिर यहां से 20 वर्ष। 1813 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें विलियम बेंटिक उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। एक कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई और भी कई चीजें। 1853 का चार्टर एक्ट आया। तो ये सारे जिससे हमारे संविधान में इनसे हमने क्या क्या ग्रहण किया, जैसे क्या क्या चीजें इस संविधान से ली। एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, जो आज हम अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कार्यपालिका की सारी शक्तियां, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ
राष्ट्रपति में निहित होती हैं। All executive powers of shall be vested in president। और क्या व्यवस्था की गई? एक धर्म एवं जाति और मूल वंश के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। तो हमारे आर्टिकल 15 में इस तरह की व्यवस्था की गई जो हमारे संविधान में लिया गया। एक संघ लोक सेवा आयोग 315 जिससे सिविल सेवकों की खुली भर्ती की व्यवस्था की गई थी। तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो खुली भर्ती की परीक्षा करता है। एक 111 जिसके तहत राष्ट्रपति सभी कोई भी कानून जो है वो कोई भी बिल है वो तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देते हैं। तो 111 में ये है। तो ये बहुत सी चीजें हमने ये जो प्रावधान किए गए थे कंपनी के शासन के अंतर्गत वो हमने अपने संविधान में हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इससे आगे की वीडियो ब्रिटिश ताज के अधीन शासन उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए और उससे हमारे विद्वानों ने जो हमारे संविधान में बनाने चीजें ग्रहण की, उनका जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय क्या क्या प्रभाव उन्होंने छोड़ा और जो जो चीजें हमने ग्रहण की वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।